जो थे वो सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं भी सैनिक स्कूल में जाऊं, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया मेडिकल इश्यूज के कारण। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस लिया, और इंजीनियरिंग में जाने के बाद आर्मी का जो भूत था वो थोड़े दिन के लिए उतरा, 1-2 साल के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से चढ़ने लगा, क्योंकि जो मेरे भैया थे वो आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे थे, ऑफिसर बनने वाले थे। तो अंदर से एक था कि यार ऑफिसर बनना है। इंजीनियरिंग में एक एंट्री होती है यूईएस, तो उसमें डायरेक्टली आपके कॉलेज में आते हैं आर्मी के ऑफिसर्स, और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद आपको एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है, उसका कॉल आता है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं तो गया था कि जो होगा होगा, देखा जाएगा। घर वाले भी बहुत उम्मीद हार के बैठे थे कि इसका तो होना नहीं है। लेकिन टू माई सरप्राइज और टू माई एक्साइटमेंट, मैंने पहले दिन का जो एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग, उसमें लोग कहते हैं ना कि बल्क में लोगों को निकाला जाता है। 140 लोगों में सिर्फ 20 लोग बचते हैं, और उन 20 लोगों का 5 दिन टेस्ट होता है। मैंने उस 5 दिन के टेस्ट में पूरा क्वालिफाई किया। हर जगह में लीडर था, टास्क होते हैं, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन आता है। उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, अब आर्मी में सिलेक्शन हो गया, मेरे बड़े भैया ऑलरेडी ऑफिसर बनने वाले। अब घर वालों ने कहा कि एक भाई जा चुका है, दूसरा भी चला जाएगा, तो हमारी देखभाल कौन करेगा बुढ़ापे में? क्योंकि सबके माइंड में यही रहता है कि जब बूढ़े हो तो बेटे साथ में होने चाहिए, सहारा बनना चाहिए। और यहाँ पे मैं आ गया दुविधा में, क्योंकि मैं अपने फैमिली के बहुत करीब था, तो मैं नहीं कर पाया चीज कि मैं आर्मी से कंटिन्यू करूं, तो मैंने वो छोड़ दिया। जो आज से 10-12 साल पहले मेरे साथ हुआ, मैंने आर्मी छोड़ी, वो मुझे पिछले साल लगा कि वो सार्थक था। आर्मी मैंने छोड़ दी, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली, एलएनटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो एलएनटी में जाने के पहले एक और खुशी थी, आर्मी छोड़ने का दुख भी था, बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन खुशी भी थी कि वहां पे सीटीसी जो कॉस्ट टू कंपनी दिखाया था वो 3.4 लाख था, और उस टाइम पे 3.5 लाख का पैकेज बहुत बड़ा होता था। और मुझे लगा यार मैं डायरेक्ट 12 से डिवाइड करते हैं हम लोग, जब भी सीटीसी कहा जाता है, हम ये नहीं देखते कितनी चीजें कट जाती हैं, टैक्स कट जाता है। तो जब डिवाइड किया तो बहुत ज्यादा नंबर आ रहा था, हमें नहीं पता था टैक्स और ये सारी चीजें कटती है। लेकिन जब पहली सैलरी मिली तो पहले 3 महीने 5500 रुपए एज ए ट्रेनी, फिर उसके बाद 14,500, 14,500 रुपए फॉर 9 मंथ्स। तो हमारा तो दिल ही टूट गया कि हम कैलकुलेटर क्या लगा के बैठे थे और क्या मिला। तो यहाँ से थोड़ी सी खुश ना रहने की जो एक अंदर से था ना कि सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं कर रहा हूँ ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं। तो पहली जॉब में ऐसे ही रहा। दूसरे साल जो सैलरी थी वो बढ़ी, 21,000 हुई, फिर 25,000 हुई, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ी। और 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद मेरी सैलरी करीब 26,000 थी। अब उम्मीद ये थी कि पहली सैलरी ही 29,000 आएगी, पैकेज से डिवाइड किया था 12 को, लेकिन आई 2.5-3 साल बाद। मेरे फ्रेंड जो थे वो ट्रेड करते थे, मैं उनको देखता था, बहुत एक्साइटेड रहते थे, और मैं बहुत बोर होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ तो कर रहे हैं जिसमें बड़े खुश रहते हैं। कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था, तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और कभी कभी बहुत खुश होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था ऐसी क्या चीज है जो इनकी लाइफ को एक्साइटिंग बना के रखी है। तो मेरा भी इंटरेस्ट जागा, मैंने स्टार्ट किया 5,000 रुपीज से, और जब 5,000 रुपीज से पहली ट्रेड शुरू की तो मैंने बनाए 625 रुपए। अगले दिन अपने दोस्तों को ले जाके सबको चाट फुल्की खिलाई, और सब भारी खुश। लगा कि अरे यार ये तो बढ़िया रईस होने वाला है, ये बंदा ट्रीट दे रहा है पहले दिन की कमाई से, तो मतलब ये हर दिन कमाने वाला है। और अगले 2 दिन के अंदर वो सारा हो गया गायब, और हो गए हम लॉस में 500 रुपए। अब मन में ये आया कि यार पार्टी तो दे दी खुशी खुशी में, जोश में आके, लेकिन अब तो लॉस में आ गए, अब क्या करें। तो पहली लर्निंग जो शेयर बाजार की थी वहां पे मुझे मिली कि जब भी प्रॉफिट बनाओ बहुत ज्यादा कूदो नहीं, उचको नहीं, शांत बैठो, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा। तो आप एक्साइटमेंट में जंप करके कुछ गलत डिसीजन ना ले लो। ये पहली लर्निंग मुझे बहुत पहले मिल गई, पहली ट्रेड में मिल गई थी। उसके बाद फिर अपना जो रिसेशन वाला टाइम था, उस टाइम पे ज्यादा पैसे तो थे नहीं, 50-60,000 रुपीज मैंने लगाए, और वो गिरते जा रहे थे, स्टॉक सारे गिरते जा रहे थे, 70-70%, 80-80% डाउन थे। अब मुझे ऐसा लगा कि यार गलत जगह आ गए क्या। और उसी टाइम पे 20,000 रुपए पड़े हुए थे, तो मैंने सत्यम में लगाए हुए थे, और वो तो मुझे 2 दिन के अंदर ही पूरा लॉस हो गया। हुआ कैसा कि सत्यम का खबर आया कि ये कंपनी मतलब स्कैम है, और जो भी खबर आई थी उस टाइम, तो उसका 180 रुपीज का शेयर गिरते गिरते आ गया 60। मुझे लगा यार इतना सस्ता हो गया, ले लेता हूँ, वापस से तो जाएगा। मुझे नहीं पता था क्या खबर चल रही है, मुझे नहीं पता था कौन क्या बोल रहा है। मुझे ये लगा 180 की चीज 60 रुपए पे मिल रही है, सस्ती है, मैंने ले ली। 20,000 रुपए थे। अगले दिन वो खुल गया 6 रुपए, और 6 रुपए से जब 20 के आसपास गया, 20 के आसपास गया, तब मैंने उसे बेच दिया डर के मारे, क्योंकि मैं सह नहीं पा रहा था। तब मुझे एक और लर्निंग मिली कि नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ। कहते हैं ना, गिरता हुआ चाकू है, उसको हाथ में मत लो, खून निकल जाएगा। और जब भी ऐसा कोई भी स्टॉक गिरता है तो आपको पता है क्या होता है,
ठीक है, और आप उसको कैच करने की कोशिश करते हो ये सोच के कि बहुत सस्ता हो रहा है। तो ये चीज मैंने तभी सीख ली थी क्योंकि सत्यम वाले से मेरी शुरुआत हुई थी। और इस दौरान जॉब भी चल रही थी, ट्रेडिंग में भी कुछ कुछ कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा ही वाकया हुआ था मेरे साथ जब मेरा लॉस हुआ था। तो मुझे याद है मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था, 2010-11 की बात है। मैंने उनसे बोला था कि मम्मी मुझे बैंगलोर में नहीं रहना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, और रोते हुए बोला था। और रीजन क्या था? रीजन लॉस था। आप मानोगे नहीं, मुझे आज भी सोच के ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लॉस, मॉनेटरी लॉस, आपको ऐसा कुछ बोलने पे विवश कर सकता है। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, हम रिस्क बहुत ज्यादा ले लेते हैं, और जब लॉस बड़ा होता है तो हम झेल नहीं पाते। और मुझे याद है मम्मी ने कहा, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, तू आजा नौकरी छोड़ के। प्रॉब्लम नौकरी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी स्टॉक मार्केट के लॉस जो मैं झेल नहीं पा रहा था। क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा सा झेला, थोड़ा सा और झेला, थोड़ा सा और झेला, अब लिमिट के पार हो रहा था। 2010 की बात है, 10-11 की। तब मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में आने के पहले अपने आप को उस लायक और मजबूत बना लो कि आप लॉस झेल पाओ, और कोशिश करो लॉस कंट्रोल करने की, प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। लोग कोशिश ही नहीं करते समझने की कि ये इतना बड़ा जानवर है जो आपको निगल सकता है, आपके करियर को बर्बाद कर सकता है, आपके पहले के करियर से कमाए हुए सारे पैसे लूट सकता है। और ये चीज मुझे समझ में आई मार्केट में जब मैंने बड़ा पैसा गवाया, और वो शुरू हुआ 2011-12 के बाद। 2012 के बाद क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया, और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड का हम कभी भी, आप सब रिलेट करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का हम पूरा पैसा नहीं देते हैं। एक आध बार दे देंगे क्योंकि शुरू में तो हम बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन बाद में हम उसको पूरा नहीं पे करते, मिनिमम ड्यू पे करते हैं। और कुछ समय बाद हम मिनिमम ड्यू देना भी बंद कर देते हैं। अरे यार समस्या है, पैसे नहीं इस महीने, दिवाली है, घर जाना है, ये खर्चे हो जाएंगे, वो खर्चे हो जाएंगे। और जब ये स्पेस, ये वैक्यूम बनता है ना पैसों का आपके पास, तो आप फिर जाते हो लोन की तरफ। लोन में कोई खराबी नहीं है, एक अच्छी सुविधा है, लेकिन उस लोन को आप किस चीज के लिए ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड की जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए एक लोन ले लिया। और उसी टाइम पे घर पे कुछ प्लॉट वॉट लेना था, तो उन्होंने कहा पैसे कहाँ हैं? तो मैंने कहा पैसे तो नहीं है, मतलब कहा नहीं मैंने, लेकिन मन ही मन कहा यार पैसे तो है नहीं। तो मैंने पर्सनल लोन लिया, क्योंकि घर वालों को ये लगता था कि अभी तक तो इसने काफी पैसे कमाए होंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो 3 लाख का लोन जो लिया था मैंने, एक्चुअली 3 का नहीं लिया था, 370 का लिया था। और 70,000 रुपए में मैंने सोचा था 20-25,000 का क्रेडिट कार्ड का दे दूंगा, और 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा। और घर वाले जब पैसा मांगते हैं तो ये सोच के मांगते हैं कि लड़के के जो इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, उसमें से आधा बचता होगा। उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि जब तुम्हारा 3.5 लाख का पैकेज था तो हाथ में कितना आया। 3.5 लाख का पैकेज था, पहले 3 महीने 5500 रुपए आए, उसके बाद 14,500 आए, उसमें आपको रहना है, खाना है, सारे खर्चे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि एज्यूम किया उन्होंने कि पैसे सारे के सारे इसके बच रहे हैं, और 4-5 साल हो चुके हैं, तो इसके पास पैसे अच्छे होने चाहिए। जब लोन लिया मैंने, तो वो लोन मतलब इतना फटेगा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। और मैं सबसे ये कहता था, लोन ले लिया, अब दोबारा कभी लोन नहीं लूंगा, क्योंकि वो छोटा सा लोन भी बहुत दुखता था, क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा थी नहीं। सैलरी उस टाइम तक आई थिंक 36,000 के आसपास थी, और उसमें से करीब 15,000-16,000 रुपीज करीब EMI चला जाता था। तब भी लगता था 20,000 में खर्चा चल जाता है। लेकिन ये लोन और बढ़ेगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मैं कभी लूंगा मुझे बिल्कुल, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। लेकिन ये ट्रेडिंग जो थी ना, पैरेलली चल रही थी, और ये दुख देती जा रही थी, कभी सुख दे कभी दुख दे। और जब ये दुख देती है ना, तो आपको लगता है ऐसे कैसे मेरे पैसे ले लिए मार्केट में, वापस निकालूंगा, पूरा पैसा वसूलूंगा और इंटरेस्ट के साथ। और ये सोच जो होती है ना, ये बहुत डेंजरस है। इसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और बिलीव नहीं करोगे आप, पहले लोन के बाद 1 साल के अंदर मैंने छोटा सा टॉपअप लोन भी ले लिया। क्यों? क्योंकि आपको बताया ना कि पैसा नहीं बनेगा जब तक मैं उस लायक नहीं बनूंगा। और मैं यही कोशिश करता रहा कि पैसा बनाने के लिए मैं तो ठीक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मार्केट में कुछ गड़बड़ है, मैं कल बना लूंगा, अगले महीने बना लूंगा, अगले साल बना लूंगा। बस ये करते 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 आपका समय बीतता गया, और ये आपको भुला देता है कि आप करना क्या चाहते थे, करने क्या आए थे, हो क्या क्या। और यहाँ पे मैंने जो करेक्शन था अपनी लाइफ में थोड़ा सा किया 2014 में। ट्रेडिंग थोड़ी सी बेटर हुई, कुछ इंडिकेटर्स ये सारी चीजें यूज करना शुरू किया। उस टाइम पे मुझे याद है कि गूगल की साइट होती थी, गूगल फाइनेंस, वहां पे जाके हम लोग मार्केट को देख सकते थे, लाइव चार्ट बहुत फास्ट अपडेट होता था, और वहां पे इंडिकेटर लगा सकते थे। तो वहां पे मैंने RSI इंडिकेटर लगाया। किसी ने मुझे कहा RSI इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। मैंने RSI इंडिकेटर लगाया, ओवरबॉट एरिया है वहां पे हम सेल करेंगे, ओवरसोल्ड एरिया है वहां पे हम बाय करेंगे। तो मैंने जब उसको यूज किया तो यार वो तो बहुत मैजिकली काम किया, मतलब मेरी गलतियां थोड़ी कम होने लगी।
तो ये था टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट पे मैंने ध्यान देना शुरू किया 2014 में। अब आप बोलोगे 2008 से 2014 क्या कर रहे थे? टाइम पास। हम वही कर रहे थे जो आप बहुत सारे लोग आज कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे मार्केट। मेरे पास उस टाइम पे लोन हो चुका था करीब करीब 8-9 लाख का अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मुझे याद है 9 लाख या 10 लाख हो सकता है मैक्सिमम, चलो 10 लाख मान लेते हैं क्योंकि मुझे इतना फिगर याद नहीं, क्योंकि टॉपअप लेता जा रहा था ना। आप अगर एक साथ लोन लोगे 12 लाख का तो 12 लाख है, लेकिन हमें नहीं पता कितना है क्योंकि वो टॉपअप पे टॉपअप पे टॉपअप हो रहा है। 4 लाख लोन तो मेरा हो गया था 13 में, लेकिन हर 6 महीने 8 महीने में, क्योंकि आपको लोन दोबारा से टॉपअप मिलने के लिए कॉल आता है, आप बोलोगे हाँ हाँ मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग खराब चल रही है, लॉस रिकवर करना है। और यही करते करते 2015 आया। 15 में मेरी ट्रेडिंग काफी अच्छी हुई। 2015 में करीब मेरे पास 8-9 लाख, 7 से 9 लाख के बीच में ट्रेडिंग कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा था। वहां से मैं 35 लाख तक गया। कितने दिन में? अगले 6 महीने में। तो ये 2015 खत्म होते होते और 2016 आते आते मेरे पास करीब 35 लाख रुपीस हो चुके थे। मतलब मैंने करीब करीब अपने कैपिटल को 4-5 गुना कर लिया था। लेकिन मैं भूल गया था कि उस 4-5 गुना में एक लोन भी है। मैं भूल गया था कि मैंने इसमें इतने साल दिए भी हैं। तो उतने साल का एफर्ट प्लस इतना सारा लोन, उसको मैं साइड क्यों नहीं किया? किसी ने बताया नहीं। हमें तो लगा जैसे 8 लाख से 35 लाख गए, 35 लाख से 1 करोड़ चले जाएंगे अगले 6 महीने। और मुझे लिटरली बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखने लगा था। ट्रेडिंग मेरी अच्छी थी, मैं आज भी कहूंगा ट्रेडिंग मेरी बहुत अच्छी थी। टेक्निक अच्छी थी, टेक्निकल अच्छा था। मैं पकड़ लेता था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन किस दिन जाएगा, कब भागना शुरू करेगा, ये मार्केट ही जानता है। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि 2015 में 35 लाख रुपीस कमाने के बाद, वो 35 लाख रुपीस कमाने के बाद मैंने वो सारे पैसे अगले 1-1.5 महीने में गवा दिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी ऐसी थी जिसमें मैं था, मैंने वेट नहीं किया, मैं निकल गया और मार्केट उठने लगा और फिर मैंने उसको फाइट किया। तो एक और लर्निंग यहाँ पे मिली कि फाइट मत करो मार्केट से, जहां जा रहा है उसको जाने दो। और वहां पे मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ। जो जॉब वाला करियर था उसमें मैंने बहुत सारे देश घूमे हैं। आपको बता दूं कि मैं डेनमार्क गया हूँ, एम्स्टरडेम गया हूँ, स्पेन में मैड्रिड गया हूँ, यूएस गया हूँ। ये सारा मैं करता जा रहा था। मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि आपको आगे जो मेरे लाइफ का पड़ाव दिखेगा उससे आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ से गिरते हैं। हम पहले उठते हैं और उसके बाद जब गिरते हैं तो बहुत जोर की लगती है। और यही मेरे साथ हुआ। जब 35 लाख में पहुंचा था उस टाइम पे मैं फ्रांस में लियोन नाम की जगह पे था। वहां से मैं आया, मेरा मन नहीं लग रहा था जॉब पे। मेरे मैनेजर ने कहा वापस से तुमको भेजेंगे, लंबे समय के लिए भेजेंगे। ये सब कमिटमेंट हो गया था। कोई और होता मेरी जगह तो खुश हो जाता, बोलता कि यार चलो बढ़िया विदेश में रहेंगे और बढ़िया फोकस करेंगे ट्रेडिंग में साथ में, और बढ़िया सब अच्छा रहेगा, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मेरे मन में ये नहीं था। मेरे मन में वो 35 लाख आ चुका था तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा। तो एक ईगो आ गया था, या कह लो आप एक एटीट्यूड आ गया था, जिससे क्या हुआ जब मैं लौट के वहां से आया तो बॉस से हो गई बहस। और जब बॉस से हुई बहस तो बॉस ने बोला लेट क्यों आते हो? मैंने बोला कि सर ट्रैफिक रहता है, ये है वो है, बहाने मारे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा काम। तो मैंने बोला सर ऐसे नहीं चलेगा तो कोई और देख लीजिए। बस वो बात हो गई, बढ़ गई और उन्होंने अपने ईगो पे लेके एचआर से कंप्लेन कर दी और वहां से मेरी चली गई नौकरी अगले 2 दिन के अंदर। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना लंबा करियर, और अचानक से जॉबलेस। और उस टाइम पे मेरी जो सैलरी थी वो करीब 95,000 की थी। तो 95,000 की जो सैलरी थी उस सैलरी से काफी कुछ मैं कर सकता था, लेकिन उस टाइम पे मेरी जो ईएमआई थी वो भी 65-70,000 पहुंच चुकी थी। कैसे? टॉपअप लोन, धीरे धीरे। मेरे एक लोन नहीं थे, फिर मैंने एक और लोन लिया, फिर एक और लोन लिया और उन लोनों को टॉपअप कराया। तो ये सारी समस्याएं बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब वो 35 लाख का लॉस हुआ ना, तो उस टाइम पे मैं यही रिग्रेट करता था कि काश मैंने अपने उस लोन को पे कर दिया होता तो और लोन ना लेना पड़ता। क्योंकि अब 35 लाख आपके माइंड में छप चुका है कि मुझे 35 लाख का लॉस रिकवर करना है। और 35 लाख का लॉस रिकवर करना 2016 में बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडर लाखों में नहीं हजारों में बात करते थे, आज के समय करोड़ों में बात करते हैं। तो ये हुई उस टाइम की जर्नी। और उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर मैंने जो लोन लिया, फाइट किया, लॉस हो गया, फाइट किया, लॉस हो गया। उसके बाद आखिरी कोशिश मैंने की कि यार अब मुझे एक अटेम्प्ट और करना है, और ये अटेम्प्ट मैंने काफी बड़ा मारा। और उस अटेम्प्ट ने मेरे ईएमआईज को, जो मंथली जो किश्त मेरी कटती थी, वो पहुंच गई 85,000 रुपए। जॉब नहीं है, 85,000 का ईएमआई देना है। अब क्या करें? और बचे थे सिर्फ कुछ 6-7 लाख रुपए
उनसे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करो तो लॉस ही हो। क्यों? क्योंकि अब माइंड में एक और टेंशन हो गई थी कि जॉब नहीं, ईएमआई बढ़ चुका है, लोन है, आगे लोन मिलेगा नहीं, जो मिला उसको मैंने इतनी जल्दी उड़ा दिया, और जो मैंने लास्ट लोन लिया था उसको मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर सारा उड़ा दिया। तब मुझे समझ में आया कि यार मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मैं ट्रेडिंग लायक नहीं हूँ। लिटरली मैंने कम से कम अपने लाइफ में 200 बार सोचा होगा कि मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, 200 बार। और कितनी बार तो मैंने कसम भी खाई होगी कि मैं अगले 1 महीने ट्रेडिंग नहीं करूंगा, लेकिन उससे लंबी कसम मैं नहीं खा पाता था क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक ऐसा समय आया जब जेब में पैसे नहीं थे और ट्रेडिंग कर नहीं सकते थे। 4 से 5 महीने कोई ट्रेडिंग की ही नहीं। तो मैं लिटरली रोता था और मैं सोचता था, हे भगवान की गलती मैंने ऐसी क्या कर दी कि मेरे साथ ऐसा ये सब हो रहा है। और तब मुझे समझ में आया कि भाई गलती तूने ट्रेडिंग में आके नहीं की है, गलती तूने जिस तरीके से ट्रेडिंग की है उसमें थी। और वो चीज को सुधारा नहीं जब तक मैंने, तब तक ट्रेडिंग मेरी अच्छी नहीं हुई। और फिर वहां से मेरा ट्रांजिशन चेंज हुआ एज ए पर्सन। मैंने जब ये अच्छे दिन चल रहे थे तब मैंने बाइक खरीदी थी, एक बढ़िया सोनी का टीवी खरीदा था महंगा वाला। मैंने उसको OLX पे डाला, मैंने बेच दिया। क्या करेंगे? तो जब मैंने बाइक बेची उस टाइम पे मेरे दोस्त ने आइडिया दिया कि यार अपन कुछ दुकान खोलते हैं। और ये 2016 के बाद की बात है। और दुकान खोलते हैं तो मैंने कहा यार कौन सी दुकान खोलेंगे? अब हम लोग MP के, तो हमें लगा कि यार पोहे बेचेंगे। पोहे बड़े अच्छे MP के बनते हैं, आपको पता होगा, मूंगफली डाल के। तो हमने फिर सोचा यार पोहा एक ऐसी चीज है जो यहाँ लोगों को नहीं मिलती, तो हमने पोहा बेचा। फिर हमने एक बिहार के भैया थे, उनसे समोसा लिया, समोसा बेचा। 7 रुपए में समोसा लो, 20 रुपए में बेचो, जो नॉर्मली होता है कि आप मैन्युफैक्चरर से कम में उठाओ, ज्यादा में बेचो, क्योंकि आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे आप बेच सकते हो। हमने वो काम शुरू किया। अब इतना मुश्किल है ना इस लेवल पे ये काम करना कि पैसे बचते नहीं थे, क्योंकि आपको फिर बैंगलोर में आदमी रखने हैं जो काम करने वाले हैं, बर्तन धोने वाला भी चाहिए, प्लेट धोने वाला, उठाने वाला, और हम नहीं कर पा रहे थे। लिटरली बता रहा हूँ, हमने जब ये शुरू किया था हमने सोचा कि बहुत पैसे बनेंगे, लेकिन पैसे नहीं बन रहे थे। 100, 200, 400 रुपए दिन के बचते थे। अब आप बताओ, जो ट्रेडर 35 लाख गवा के और बड़े बड़े लाखों की बातें लाखों देखे हों, वो आदमी 200 रुपए से क्या सोचेगा? जब हमारी दुकान चल रही थी ना, मैं हाथ में लेके पैकेट्स, मैं लोगों के घर में खाना डिलीवर करता था। किसी का घर 4थे फ्लोर में, छोटे छोटे घर होते हैं 4-4 फ्लोर के बना देते हैं, BTM लेआउट बैंगलोर में, वहां पे मैं रहता था। मैं करता था, दर्द है तो क्या हो, करना पड़ रहा था, कोई और चारा ही नहीं दिख रहा था। किससे मांगू, क्या करूं? मुझे लग रहा था ये लाइफ शायद थोड़ी बेटर हो जाए, शायद मेरी दुकान चलने लगे, शायद कुछ बेटर हो जाए। वो नहीं हो रहा था और वहीं पे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था। लिटरली मैंने सारी उम्मीदें मेरी जा चुकी थी, सारी उम्मीदें मैं खो चुका था और पैसे ट्रेडिंग के बन नहीं रहे थे। तभी 8-9 महीने ब्रेक के बाद मेरी 10वें महीने जॉब लगी। अब 10 महीने से बेरोजगार, अब लगी मेरी जॉब। तो जो जॉब लगी मेरी वो लगी IBM में, और अब जो लगी थी वो थी प्रोजेक्ट मैनेजर। IBM में एक अच्छी चीज थी कि वहां पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, और वहां से मुझे थोड़ा सा लाइफ में थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिलने लगी। IBM के साथ साथ मैं ये अपना दुकान भी चला रहा था, खाना डिलीवर करता था। ऑफिस से लौट रहे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, और रास्ते में स्कूटी से सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हुए आता था, लैपटॉप का बैग पीछे, आगे सब्जी का झोला। ये दिन थे। आप सोचो, सब कुछ रिकलेक्ट करो, इतने देश विदेश घूमने के बाद ये करना पड़ रहा है। तब मुझे समझ में आई पैसे की वैल्यू। उसके बाद मैंने धीरे धीरे 5,000, 10,000 रुपीज से अपनी ट्रेडिंग शुरू की। धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे मैंने एक स्कैल्पिंग करके टेक्निक होती है, वो मैंने शुरू की। वो मैं काफी दिन से करता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा और अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से। उसका मतलब है छोटे से प्रॉफिट के लिए, छोटे टाइम के लिए वेट करो ट्रेडिंग में और निकल के बाहर बैठ जाओ। उसके बाद देखना भी नहीं है क्या हुआ। वो टेक्निक अपना के मैं धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट बनाना शुरू किया। 10,000 से ही करता था मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और वो 10,000 रुपए भी IBM की सैलरी से बचते थे। किराया मैं थोड़ा लेट देता था अपने ओनर को। मेरा ओनर इतना अच्छा कि 2-3 महीने मैंने उसको बीच में बोला कि अंकल दिक्कत है, तो 2 महीने उसने किराया नहीं लिया, लेट लिया, और वो 2 महीने के जो पैसे बचे उससे मैंने ट्रेड किया। और उसके बाद मेरी ट्रेडिंग बेटर होती गई, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड करता था 5,000 से, तो मैं 500 रुपए लेके निकल आता था। 10,000 से करता था, 1,000 रुपए लेके निकल आता था। अभी आप लोग क्या करते हो, 10,000 से आपको 20 करना है, 40 करना है, 50 करना है, हो जाएगा, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, 1 महीने 2 महीने में हो सकता है, लेकिन आपको गेम प्लान बनाना पड़ेगा, अपने आप में कंट्रोल लाना पड़ेगा। वो कंट्रोल मैंने लाया, और जब वो कंट्रोल लाया उसके बाद से मेरी ट्रेडिंग बेटर हुई। और ये स्कैल्पिंग टेक्निक करते 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 2018 में मैं प्रॉफिटेबल होने लगा। तो धीरे धीरे मेरी ट्रेड अच्छी होती गई, क्योंकि मैं बहुत बड़े दलदल में था। 2018 तक में मेरा टोटल कर्जा जो था 45 लाख के आसपास था। 45 लाख का कर्जा। सैलरी कितनी थी? 1,05,000 रुपए।
EMI कितना जाता था? 85,000 रुपीज। कैसे मैं निकलूंगा इन सारी चीजों से? ट्रेड करके निकल सकता हूँ, या मेरी दुकान बहुत चलने लगे, या फिर कहीं से चमत्कार हो और लॉटरी निकल जाए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में ना लॉटरी इतनी आसानी से नहीं निकलती। आपको एफर्ट उसमें भी करना पड़ेगा, आपको फिर भी टिकट लेना पड़ेगा उसका। और यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यार भगवान चमत्कार कर दो। एफर्ट आपका जब तक नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा आपकी लाइफ में। और मेरी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये सारे स्ट्रगल करने के बाद मैंने 2019 से अच्छी ट्रेडिंग की। उसके बाद मैंने करीब 2 लाख 3 लाख से ट्रेडिंग करना शुरू किया, और 3 लाख से 2022 तक में मैंने टोटल 6 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। और ये -45 से आया हुआ इंसान है। पहले जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जब मैं 35 लाख गया था, 2-2 लाख 3-3 लाख का प्रॉफिट दिखता था, लेकिन बुक नहीं करता था। यहाँ पे 500 रुपए का भी प्रॉफिट दिखता था ना, मैं निकाल लेता था, बुक कर लेता था। और ये जो चीज थी, मैंने मनी मैनेजमेंट स्टार्ट किया। अगर आप मार्केट में पैसा बनाते हो तो आधा प्रॉफिट उस दिन का निकाल लो। जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन मान लो धंधा है, धंधे का लॉस हुआ है, कैपिटल कम हुआ है। आपके कैपिटल का एक ही मकसद है, आपके कैपिटल का जो मकसद है वो कुछ प्रॉफिट कमा के देना, जिस प्रॉफिट से आप अपनी लाइफ जी सको। और जो प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट का आधा प्रॉफिट बाहर निकाल लो, उससे अपनी जिंदगी जियो। क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो? ताकि लाइफ बेटर हो ना, तो पैसे क्यों नहीं निकालते हो बाहर? तो ये चीज मैं फॉलो किया। और 2021 आज भी जब मैं अपना प्रॉफिट बताता हूँ तो एक दिन में नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था करीब 1 करोड़ के आसपास था, और उस 1 करोड़ प्रॉफिट से मैंने अगले साल 4-5 गुना बनाया। उसका सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि मैं जब ट्रेड करता था तो आप बोलोगे यार इसके पास 1 करोड़ कैपिटल होगा। 1 करोड़ कैपिटल कभी नहीं था। 50 लाख से ट्रेड करता था, 25 लाख अगर बन गया तो 25 बाहर आ जाएगा, सिर्फ 50 अंदर रहेगा। और यही करते करते एक ऐसा टाइम हुआ जब मेरा अंदर का कैपिटल 25 लाख था और बाहर जो पैसा था वो 5 करोड़ से ऊपर था। और ये तरीका है ट्रेडिंग करने का। जब आपका कैपिटल बाहर होगा और ट्रेडिंग कैपिटल कम होगा, आपको अच्छा फील होगा, आप डरोगे नहीं। आपको पता है कि जो मैं रिस्क ले रहा हूं अगर कैलकुलेटेड है, लॉजिकल है, तो पैसा बना के देगा, अगर नहीं भी देगा पीछे रखा हुआ है। और बैकअप जो होता है वो बहुत जरूरी होता है लाइफ में भी। तो यहाँ पे जब मैंने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट तो मेरा अब बन गया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस लगता है और सबसे बड़ा डिसीजन भी था मेरा, वो ये था कि जब मेरी मम्मी को पिछले साल कैंसर हुआ, मैंने आपको बताया नहीं, मेरी मम्मी गुजर चुकी है पिछले साल अक्टूबर में। जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, मैं फ्री था, मैं आजाद था, मेरे पास प्रॉफिट के पैसे थे, इतने पैसे थे कि मैं बिना इंश्योरेंस के भी उनका पूरा ट्रीटमेंट करा सकता, और रेडी भी था कराने के लिए कि सारे पैसे चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आर्मी जो छोड़ने का डिसीजन था वो मुझे लगता था उस टाइम पे गलत है, लेकिन ऊपर वाला लिखता है कि भाई कल को जरूरत पड़ जाएगी तो कौन होता। मम्मी ये हमेशा बोलती थी और मैं था, तो मुझे हमेशा खुशी होगी, हमेशा जिंदगी में खुशी रहेगी, और उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि हमेशा वो मुझे बहुत मानती थी, हमेशा से याद करती थी और खुश होती थी जब भी मेरा कहीं आर्टिकल निकले, कहीं टीवी इंटरव्यू में जाऊं। तो ये सारी चीजें मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। स्टॉक मार्केट में जब आप आओगे ना तो अपनी पर्सनल लाइफ को भूलना मत, पर्सनल लाइफ को देखते रहना कि सब आपके आसपास के लोग ठीक हैं, क्योंकि अगर वो बिगड़ेगा तो आपकी ट्रेडिंग भी बिगड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। आई होप आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बेटर बनने में ये मदद करेगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य है, और इसी तरीके से मोटिवेट होते रहें। ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रगल आएंगे, लेकिन आपको फाइट करते रहना है, और मैं और सारी दुनिया आपको मदद करेगी अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो सीखने की, समझने की और बेटर बनने की।